एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीज यूनिवर्स के एक आइकॉनिक कैरेक्टर द पेंगुइन पर आधारित एक धमाकेदार सीरीज के बारे में। और सबसे खास बात यह है कि मैं इस वीडियो में सीजन 1 का पूरा रिकैप करने वाला हूँ। हर सीन, हर ट्विस्ट और हर ज़रूरी डिटेल को मैं आपके लिए कवर करूँगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन भरोसा रखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो बिना वक्त बर्बाद किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, द बैटमैन मूवी के एंड में रिडलर ने गॉथम सिटी में एक खतरनाक प्लान को अंजाम दिया था। उसने करप्ट लीडर्स को एक्सपोज करते हुए गॉथम रिवर के फ्लड गेट्स तोड़ दिए थे, जिससे पूरी सिटी में तबाही मच गई थी। रिडलर ने गॉथम के बड़े गैंगस्टर कारमाइन फैल्कोन को भी मार दिया था, जब बैटमैन और गॉर्डन उसे आइसबर्ग लाउंज से कानून के हवाले कर रहे थे। इस सीरीज की कहानी द बैटमैन के इवेंट्स के सिर्फ एक हफ्ते बाद शुरू होती है। गॉथम अभी भी अपनी तबाही और पॉलिटिकल वैक्यूम से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा था। कारमाइन फल्कोनी, जो अब नहीं रहे, उनके बेटे अल्बर्टो फल्कोनी को अपने पिता का साम्राज्य संभालने की जिम्मेदारी मिलती है। अल्बर्टो की एक बहन भी है, जिसका नाम सोफिया फल्कोन है। और इसी दौरान ऑजवाल्ड कॉबलपॉट यानी द पेंगुइन अपना साम्राज्य खड़ा करने की नई शुरुआत करता है। ऑजवाल्ड हमेशा से ताकत की तलाश में था। एक गरीब परिवार में पैदा होना और अपनी क्लब फुट कंडीशन के साथ दुनिया के ताने सुनना, ये सब उसके अंदर ताकत और इन्फ्लुएंस का बेपनाह जुनून पैदा करते थे। ताकत ही उसके लिए अपनी वैल्यू साबित करने का एक जरिया थी। अगले सीन में हम ऑजवर्ल्ड को हाथ में एक हथौड़ा लेकर आइसबर्ग लाउंज में एंटर करते हुए देखते हैं। आइसबर्ग लाउंज एक क्लब है, जिसे क्लब 44 बिलो के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमने द बैटमैन मूवी में देखा था। ऑजवाल्ड एक इंपॉर्टेंट फाइल ढूंढने वहां पहुंचता है। वो हथौड़े से एक सेफ बॉक्स को तोड़ता है और एक फाइल निकाल लेता है। फाइल में कुछ जरूरी तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तस्वीरों में से एक तस्वीर गॉथम के काउंसिलमैन सेबास्टियन हैडी की होती है, और कुछ प्राइवेट फोटोज जॉनी विटी और टीना फल्कोन की होती हैं। जॉनी विटी कारमाइन फल्कोन की पत्नी इजाबेला फल्कोन का कजिन है और उनके लिए राइट हैंड मैन के तौर पर काम करता था। वहीं टीना फाल्कोने कारमाइन के भाई लूका फल्कोन की पत्नी थी। तभी अल्बर्टो फल्कोनी वहां पहुंचता है और अपनी गन ऑजवाल्ड की तरफ तान देता है। ऑजवाल्ड उससे कहता है कि वो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने आया है। फिर उनके बीच बातें शुरू होती हैं और अल्बर्टो उसे बताता है कि वो एक नई डील पर काम कर रहा है, जो उनके ड्रग बिजनेस को और बेहतर बनाएगी। जब ऑजवाल्ड उससे और डिटेल पूछता है, तो अल्बर्टो मना करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी उनके बीच बहस हो जाती है। अल्बर्टो ऑजवाल्ड के बैकग्राउंड और उसके एम्बिशंस को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और उसे एहसास दिलाता है कि वो एक मामूली गैंगस्टर है, जो बस ऑर्डर्स लेने के लायक है और कभी भी गॉथम के अंडरवर्ल्ड में अपनी जगह नहीं बना पाएगा। ऑजवाल्ड अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन अल्बर्टो के लगातार ताने उसकी सारी सहनशीलता तोड़ देते हैं। और तभी गुस्से में भरा ऑजवाल्ड बिना सोचे समझे अपनी गन का ट्रिगर दबा देता है और अल्बर्टो की वहीं मौत हो जाती है। ऑसवाल्ड अल्बर्टो का फोन अपने पास रख लेता है और फिर उसकी लाश को पैक करके और अपनी फाइल्स लेकर वहां से निकल जाता है। यह सीन ऑसवाल्ड के कैरेक्टर और उसके अंदर छिपी गहरी बातों को समझने का एक मौका देता है। यह उसके एम्बिशंस, उसका गुस्सा और अपने मकसद को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की ताकत को बेहतरीन तरीके से दर्शाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ऑसवाल्ड लाश को ठिकाने लगा रहा होता है, तभी कुछ लड़के उसकी गाड़ी के रिम्स चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो उन पर गोली चला देता है और उसकी मुलाकात विक्टर अगिलार से होती है, जो क्रो स्टेट के रहने वाले थे। ओसवर्ल्ड विक्टर को जान से मारने की धमकी देता है। विक्टर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। तभी ऑसवर्ल्ड उसे एक ऑफर देता है कि अगर उसने लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद की, तो शायद वो उसे जिंदा छोड़ देगा। विक्टर न चाहते हुए भी मान जाता है और लाश को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करने लगता है। उसी बीच ऑसवाल्ड अल्बर्टो के फोन से डील की सारी जानकारी अपने फोन में ट्रांसफर कर लेता है। लाश ठिकाने लगाने के बाद ऑसवाल्ड विक्टर को मारने की कोशिश करता है, ताकि कोई सबूत न बचे। फिर विक्टर अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ऑसवाल्ड को उस पर तरस आता है, क्योंकि वो भी एक समय में उसकी जगह पर रह चुका है। फिर वो विक्टर को अपने साथ अपने अपार्टमेंट ले जाता है। इस सीन में हम ऑसवाल्ड की क्लब फुट कंडीशन को देखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो उसके किरदार की गहराइयों को और मजबूती से उजागर करता है।
और इसे गौथम के अंडरवर्ल्ड में ताकत और इज्जत के लिए उसकी लगातार जंग का एक अहम हिस्सा कहा जा सकता है। फिर हमें उसके कुछ चाइल्डहुड फ्लैशबैक देखने को मिलते हैं। फ्रांसिस कॉबलपॉट और अपने दोनों भाई जैक और बेनी के साथ ईस्ट साइड में रहता था। उसका सबसे बड़ा भाई जैक था और बेनी उसका छोटा भाई। ओसवाल्ड की मां रेक्स कैलाब्रीज नाम के माफिया के लिए काम करती थी। ओसवाल्ड को बचपन से ही क्लबहुड कंडीशन थी, जिस वजह से वह हमेशा अपने भाइयों से थोड़ा पीछे रहता था, लेकिन उसका दिमाग उनसे तेज दौड़ता था। ओसवाल्ड हमेशा से रेक्स कैलाब्रीज से प्रेरित रहता था और उनसे दोस्ती करने की कोशिश करता था। वह हमेशा चाहता था कि उसकी मां अपने भाइयों से ज्यादा उसे प्यार करे। एक दिन तीनों भाई रेलवे स्टेशन के पास वाले टनल में लुका छिपी खेल रहे होते हैं। जैक और बेनी दोनों नीचे छुपने जाते हैं। तभी ओसवाल्ड उस मौके का फायदा उठाकर दरवाजे को बाहर से लॉक कर देता है और तभी बारिश शुरू हो जाती है और बंकर में पानी भर जाने की वजह से दोनों भाइयों की मौत हो जाती है। ओसवाल्ड घर वापस आता है और मां से झूठ बोलता है कि जैक और बेनी उसे छोड़कर मूवी देखने गए हैं। अगले दिन पुलिस उन दोनों की लाश ढूंढ लेती है और बताती है कि किसी ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था, जिस वजह से उनकी मौत हुई। ओसवाल्ड की मां को शक होता है कि यह सब ओसवाल्ड ने ही किया है, लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद वह उसे अपने पास रखती है। ओसवाल्ड की मां हमेशा एक क्लासी लग्जरी लाइफ जीना चाहती थी। ओसवाल्ड ने वादा किया था कि एक दिन वह इतना अमीर बनेगा कि गोथम के स्काईलाइन के सामने एक पेंट हाउस खरीदेगा। यह उसका सबसे बड़ा सपना था। फ्रांसिस को ओसवाल्ड के सारे राज पता होने के बावजूद वह कभी उससे कुछ नहीं कहती। शायद इसलिए क्योंकि वह उसकी आंखों में वह जुनून देखती थी जो उनका पूरा जीवन बदल सकता था। ओसवाल्ड को रेक्स की जैज क्लब मॉनरॉय में काम मिल जाता है और कुछ साल बाद वह फॉल्कॉन फैमिली में बतौर ड्राइवर काम करने लगता है। यहीं से गोथम के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में उसका पहला कदम पड़ता है। आगे की कहानी में हम देखते हैं कि ऑसवाल्ड विक्टर को अपने ऑपरेशन बेस में ले जाते हैं। वहां वह गोथम के काउंसिलमैन सेबास्टियन हैडी को एक लेटर लिखता है। उस लेटर के साथ ओसवाल्ड कुछ तस्वीरें और बिल डालता है और यह कहता है कि हैडी को कारमाइन फाल्कोन का उद्धार चुकाना बाकी है। साथ ही वह अपनी दोस्ती का प्रस्ताव भी देता है। यह ओसवाल्ड का गोथम की पॉलिटिकल और अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक रणनीतिक कदम होता है। इसी दौरान ओसवाल्ड को फाल्कॉन फैमिली से एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। वहां उसकी मुलाकात जॉनी विट्टी और मिलोस ग्रप्पा से होती है। मिलोस कारमाइन फाल्कोन का राइट हैंड और बॉडीगार्ड हुआ करता था। जॉनी बताता है कि वे पूरे बिजनेस को गोथम सिटी से रॉबिन्सविले शिफ्ट करने वाले हैं, क्योंकि उनका बिजनेस रिडलर की हरकतों के बाद घाटे में चल रहा था। पेंगुइन, जो अपना साम्राज्य गोथम में ही बनाए रखना चाहता है, इस प्रस्ताव को मना कर देता है, लेकिन जॉनी और मिलोस अपने फैसले को बदलने से इनकार करते हैं और ओसवाल्ड को यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वे उसके बॉस हैं। तभी ओसवाल्ड अपने प्लान का खुलासा करता है और बताता है कि वह एक नई ड्रग डील करने जा रहा है जो सब कुछ बदलने वाली है। और तभी सोफिया फाल्कोन की एंट्री होती है, जिसे डी हैंगमैन के नाम से भी जाना जाता है। सोफिया कुछ दिन पहले ही आर्कम असाइलम से वापस आई थी। आर्कम असाइलम गोथम का सबसे मशहूर मनोरोग अस्पताल है, जहां खतरनाक और मानसिक रूप से अस्थिर अपराधियों को रखा जाता है, जैसे जोकर, टू फेस और स्केरक्रो। और तभी सोफिया को ओसवाल्ड पर शक हो जाता है, क्योंकि यह डील सिर्फ उसे और अल्बर्टो को ही पता थी। जब वह ओसवाल्ड से अपने भाई अल्बर्टो के बारे में पूछती है तो ओसवाल्ड जानने से इनकार कर देता है। सोफिया उससे कहती है कि अल्बर्टो आइसबर्ग लाउंज गया था और उस दिन के बाद वह गायब हो गया। ओसवाल्ड कुछ कहने से पहले वहां से चला जाता है। इससे सोफिया का शक और बढ़ जाता है। सोफिया को द हैंगमैन क्यों कहा जाता है, यह समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। सालों पहले सोफिया की मां इसाबेला फाल्कोन ने आत्महत्या कर ली थी। सोफिया, जो तब 9 साल की थी, सबसे पहले अपनी मां को उनके कमरे में देखती है। सोफिया को उस वक्त अपनी मां के टूटे हुए नाखून नजर आते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस किया था। कारमाइन, सोफिया के पिता, वहां पहुंचकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं। सभी लोग इसे आत्महत्या मान लेते हैं। बड़ी होकर सोफिया अपनी मां के नाम पर चैरिटी फाउंडेशन का उद्घाटन कर रही होती है और वहां उसकी मुलाकात गोथम गजट की जर्नलिस्ट समर ग्लीसन से होती है। समर कारमाइन के क्लब 54 बिलो में हुई संदिग्ध मौतों की जांच कर रही थी। सोफिया प्रेस से बात करने से इनकार कर देती है। ओसवाल्ड तब सोफिया का ड्राइवर हुआ करता था। कारमाइन फाल्कोन ने कभी भी अपने बच्चों को अपने काम के बारे में नहीं बताया था।
इससे सोफिया को उन पर थोड़ा शक होने लगता है और वह दोबारा समर ग्लीसन से मिलने जाती है। समर ग्लीसन उसे बताती है कि क्लब 54 बिलो में हुई मौतें आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या हैं, क्योंकि उन लड़कियों के गले में हाथों के निशान और टूटे हुए नाखून थे जो सेल्फ डिफेंस का इशारा कर रहे थे। ये बात सुनते ही सोफिया के जहन में पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं और वह धीरे धीरे अपनी माँ की मौत और उन क्लब की लड़कियों की मौत के बीच समानता समझने लगती है। सोफिया समर ग्लीसन की बातों से अपनी माँ की मौत और क्लब की लड़कियों की हत्या के बीच समानता समझने लगती है। समर ग्लीसन जब उसे कारमाइन के क्लब में घुसने के लिए मदद मांगती है तो सोफिया इसे मानने से इनकार कर देती है और वहां से चली जाती है। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि उसके पिता कारमाइन फाल्कोन ने न सिर्फ उसकी मां की हत्या की थी बल्कि क्लब की उन लड़कियों के कत्ल में भी शामिल था। ओसवाल्ड ये बात अपने बॉस कारमाइन को बताता है कि सोफिया पत्रकार से मिल रही थी। यह सुनकर कारमाइन को डर लगने लगता है कि अगर सोफिया उसके अपराधों का पर्दाफाश कर देगी तो उसकी छवि पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इस डर से कारमाइन एक योजना बनाता है और समर ग्लीसन को मरवाने का फैसला करता है और इस हत्या का सारा इल्जाम सोफिया पर डालने का प्लान बनाता है। इसके बाद सोफिया को पागल साबित करने और उसे आर्कम स्टेट हॉस्पिटल भेजने की साजिश रची जाती है। सोफिया को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सोफिया को एहसास हो जाता है कि उसके पिता उसे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। सोफिया पूरी दुनिया को अपने पिता के सच के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। यहां तक कि उसके परिवार के सदस्य भी उसे पागल मानने लगते हैं। लेकिन अल्बर्टो को विश्वास था कि उसकी बहन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट सोफिया को मानसिक रूप से अस्थिर घोषित करता है और उसे आर्कम स्टेट हॉस्पिटल भेजने का आदेश देता है। इसके बाद सोफिया को आर्कम हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आर्कम में सोफिया की मुलाकात डॉक्टर वेंट्रस और डॉक्टर जूलियन से होती है, जो दोनों कारमाइन के लिए काम कर रहे होते हैं। उनका मकसद सोफिया का मानसिक संतुलन बिगाड़ना और उसे पूरी तरह से पागल साबित करना था। सोफिया को हर दिन इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी ईसीटी दी जाती थी। डॉक्टर जूलियन सोफिया को पसंद करने लगते हैं और बाद में उसकी मदद करते हैं। वहीं सोफिया की मुलाकात मैगपाई से होती है। मैगपाई आर्कम स्टेट हॉस्पिटल में एक कैदी थी जिसे डॉक्टर एंट्रेस ने सोफिया पर जासूसी करने के लिए नियुक्त किया था। जब फाल्कोन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मैगपाई को मौत के घाट उतार दिया। जेल में सभी कैदियों को एक कैंडी दी जाती थी जो एक प्रकार का ड्रग होता था, जिससे कैदी अपने आप को शांत रख पाते थे। और फिर 10 साल बाद अल्बर्टो और जूलियन मिलकर सोफिया को रिहा करते हैं। सोफिया, जो अपने पिता के हाथों शिकार बन चुकी थी, अब गौथम के अंडरवर्ल्ड में एक और ताकतवर और खतरनाक ताकत बनकर लौटती है। सोफिया का रिहैबिलिटेशन पूरा होने के बाद भी डॉक्टर जूलियन उससे मिलने आते रहते हैं। उनके मुताबिक वह ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने अतीत की गलतियों को सुधारना था, जो उन्होंने आर्कम हॉस्पिटल में की थी। ओसवाल्ड अपनी माँ से मिलने अपने घर जाता है। फ्रांसिस को तब डिमेंशिया की बीमारी होती है। ओसवाल्ड उसे बताता है कि वहां रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि उसने अल्बर्टो फाल्कोन को मारा है। फ्रांसिस उसे समझाती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं बल्कि लड़ने की जरूरत है। इससे ओसवाल्ड को और प्रेरणा मिलती है और वह अपने अगले प्लान की तैयारी करता है। अगला सीन ब्लैकगेट जेल का होता है, जहां ओसवाल्ड की मुलाकात साल्वाटोर मारोनी से होती है। साल्वाटोर मारोनी एक समय पर कारमाइन फाल्कोन का बिजनेस पार्टनर हुआ करता था और ऐसा माना जाता है कि गॉथम सिटी में ड्रग्स के बिजनेस की शुरुआत उसी ने की थी। बाद में किसी राजनीतिक कारणों से उनके बीच दुश्मनी हो जाती है। तब से मारोनी और फाल्कोन परिवारों के बीच लड़ाई चलती आ रही थी। ओसवाल्ड उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और बताता है कि दोनों मिलकर फाल्कोन परिवार को तबाह कर सकते हैं। लेकिन साल्वाटोर को पता था कि ओसवाल्ड एक दोहरा व्यक्ति है, इसीलिए वह दोस्ती का प्रस्ताव ठुकरा देता है। सोफिया ओसवाल्ड को पकड़ लेती है और उसे टॉर्चर करती है। तभी एक लड़का दिखाया जाता है जो सोफिया को बताता है कि उसने ओसवाल्ड को आइसबर्ग लाउंज में शूट आउट में देखा था और ये उसी दिन हुआ था जब अल्बर्टो वहां गया हुआ था। ओसवाल्ड बताता है कि उसका अल्बर्टो के गायब होने में कोई हाथ नहीं था और वह यह भी कहता है कि अगर उन्हें जरूरत हो तो वह उनके लिए अपनी जान देने को भी तैयार है। तभी अचानक से एक गाड़ी उसी बिल्डिंग के सामने क्रैश करती है। गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग कर रही होती है। जब सोफिया गाड़ी की डिक्की खोलकर देखती है तो उसे अपने भाई की लाश मिलती है और गाड़ी में एक संदेश लिखा होता है, पे बैक। सोफिया रोने लगती है और तभी ओसवाल्ड हंसने लगता है क्योंकि उसका प्लान कामयाब हो रहा था।
सोफिया को लगता है कि ओसवाल्ड इतनी बड़ी योजना को अंजाम नहीं दे सकता है और उसका शक मारोनी परिवार पर जाता है। सोफिया ओसवाल्ड को छोड़ देती है और वह वापस उनके लिए काम करने लगता है। और फिर सैल्वाटोरे मरूनी और ओसवाल्ड दोस्त बन जाते हैं और फाल्कन के ड्रग से भरे ट्रक को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। उनका प्लान था कि ड्रग लोडेड ट्रक आगे जाएंगे और वे पीछे दूसरी गाड़ी से आएंगे। उन्हें बस ट्रक को चुराना था। लेकिन जब शिपमेंट निकल ही रही होती है तब जॉनी विट्टी वहां पहुंचते हैं और लोडेड ट्रक में ऑसवर्ल्ड को बैठने के लिए कहते हैं। इससे प्लान में थोड़ा सा बदलाव आता है, पर किसी तरह ट्रक चुरा लेते हैं। इसी दौरान सल्वाटोर के कुछ लोग मारे जाते हैं और यहाँ सोफिया बताती है कि यह किसी अंदर के ही आदमी का काम है और खुद इन्वेस्टिगेटिव करने का डिसीजन लेती है। वह एक डिटेक्टिव मार्कस वाइस से मिलती है जो उनके पिता के लिए काम करते थे और इस मामले की जांच करने को कहती है। अल्बर्टो के अंतिम संस्कार के दिन डिटेक्टिव मार्कस एडवर्ड को पकड़ लेता है जो ट्रक चोरी में शामिल था, और सोफिया उसे बेसमेंट में छिपा देती है। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, ओसवाल्ड उसे मार देते हैं। अंकल लूका कार्माइन के बिजनेस को कंट्रोल करना चाहते थे, इसीलिए वह सोफिया को इटली में छुट्टी पर जाने को कहते हैं। सोफिया अकेलेपन में ओसवाल्ड से मदद मांगने की सोचती है क्योंकि उसके पास बिजनेस नॉलेज और कनेक्शंस थे जिनसे वह अपने पिता के बिजनेस पर कंट्रोल पा सकती थी। सोफिया को ओसवाल्ड पसंद नहीं था क्योंकि उसकी वजह से ही उसे आर्खम जाना पड़ा था। लेकिन वह अपने अंकल लूका से अकेले नहीं लड़ सकती थी, इसलिए उसे हाथ मिलाना पड़ता है। ऑसवाल्ड भी चाहते थे कि सोफिया उनसे दोस्ती करे ताकि उन्हें अपनी डील मिल सके। लेकिन बाद में यह खुलासा होता है कि असल में डील का आइडिया सोफिया का था और डील आर्कम अस्पताल से की गई थी। यह वही स्रोत थे जहां आर्कम स्टेट हॉस्पिटल में ड्रग्स बनाए जाते थे। पेंगुइन उसे ब्लिस नाम देता है। ब्लिस एक मशरूम से बनने वाला ड्रग है। यह अपने यूजर्स को यूफोरिक हाई महसूस कराता है, उन्हें गहराई से संतुष्ट करता है और उनके मानसिक व शारीरिक दर्द को भी कम करता है। इस बीच विक्टर के पास ग्रासिएला आती है और बताती है कि वह कैलिफोर्निया जा रही है एक नई शुरुआत के लिए, और ग्रासिएला उससे गुजारिश करती है कि वह उसके साथ चले। विक्टर थोड़ी देर के लिए असमंजस में पड़ता है और अपने $1000 के स्टाइपेंड का एक हिस्सा उसे देता है, ये कहते हुए कि वह दोनों के लिए बस टिकट खरीद ले। और दूसरी तरफ ओसवाल्ड और सोफिया ट्राइड फैमिली के डिप्टी लिंक ताई से मिलते हैं जो ट्राइड के बॉस मिस्टर फेंग जाओ के क्लब्स को चलाते हैं। दोनों अपना ब्लिस ट्रक बेचने जाते हैं, लेकिन इस डील को फाइनल करने के लिए लिंक ताई को फाल्कॉन फैमिली के किसी हाई रैंकिंग पर्सन से इजाजत चाहिए थी। तभी ओसवाल्ड और सोफिया जॉनी विट्टी को लूका की पत्नी टीना से अवैध संबंध बनाते हुए पकड़ लेते हैं और उसे ब्लैकमेल कर अपनी डील को पूरा करवाते हैं। जब विक्टर लिंक ताई के क्लब में ब्लिस ड्रग बेच रहा होता है तभी वह ओसवाल्ड से अपनी नौकरी छोड़ने की बात करता है, जिसे सुनकर ओसवाल्ड उस पर नाराज हो जाते हैं और उसे जाने को कहते हैं। विक्टर ग्रासिएला से मिलने स्टेशन पहुंचता है, लेकिन वह अपना फैसला बदल लेता है क्योंकि उसकी जिंदगी अब बहुत बेहतर थी। तभी नादिया मारूनी अपने लोगों के साथ वहां पहुंचती है। वह काफी गुस्से में होती है क्योंकि ओसवाल्ड का डील मारूनी से हुआ था और अब वह फाल्कोन फैमिली के साथ काम कर रहे थे। वह सोफिया को ओसवाल्ड की असलियत बताती है कि उसने ही उसके भाई अल्बर्टो को मारा था। तभी विक्टर वहां आकर ओसवाल्ड को वहां से निकाल लेता है। उसी बीच सोफिया घायल हो जाती है और डॉक्टर जूलियन को बचाव के लिए बुलाती है। अब ओसवाल्ड के पास कुछ नहीं बचता, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह मारूनी फैमिली से अपने वे ड्रग्स वापस लेने की चाल चलता है जो उन्होंने फाल्कोन से चुराए थे। इस प्लान के तहत ओसवाल्ड साल्वेटोर मारूनी के बेटे ताज मारूनी को एक टैटू शॉप से किडनैप कर लेता है। ओसवाल्ड मारूनी फैमिली के सामने एक डील रखता है कि अगर वे ड्रग्स को लौटा देते हैं तो वह उनके बेटे को छोड़ देगा। लेकिन ओसवाल्ड के प्लान्स सिर्फ इतने तक सीमित नहीं होते। वह जेल के एक गार्ड को साल्वेटोर के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट देता है और उसे पैसे देकर अपनी तरफ कर लेता है। इस बीच नादिया ड्रग्स लेकर ओसवाल्ड द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचती है जहां ओसवाल्ड ताज मारूनी को ले आता है। एक्सचेंज होने ही वाला होता है कि नादिया खेल पलट देती है और ओसवाल्ड पर गोली चला देती है। लेकिन ओसवाल्ड अपने प्लान्स में एक कदम आगे रहता है और ओसवाल्ड उन्हें जलाकर खत्म कर देता है। वह ड्रग्स लेकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन आधे से ज्यादा माल खराब हो जाता है। दूसरी ओर सल्वाटोर पर हमला होता है जिससे वह घायल हो जाता है। किसी तरह अपनी जान बचाकर वह जेल से भागता है और ओसवाल्ड को कॉल करता है, यह धमकी देते हुए कि वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन ओसवाल्ड चालाकी से उसकी फैमिली का जिक्र करता है, जिससे सुनकर सल्वाटोर घबरा जाता है।
अपने करीबी विश्वास पात्र विक्टर से कहता है कि उसकी मां को लेकर एक सुरक्षित जगह चला जाए। सोफिया, जो कई बार धोखे और यातना का सामना कर चुकी थी, अब इन सब से थक चुकी थी। आखिरकार वह फैसला लेती है कि वह अब खुद एक्शन लेगी और अपनी जिंदगी के कंट्रोल को वापस ले आएगी। फिर एक रात जब सभी सो रहे होते हैं, घर में जहरीली गैस लीक कर देती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है, सिवाय उनकी कजिन कार्ला की बेटी जिया और जॉनी विट्टी के। जिया को ब्रूक साइड चिल्ड्रेन होम में भेज दिया जाता है। जॉनी विट्टी को वह इसलिए नहीं मारती क्योंकि उसे अनट्रेसेबल कैश की जरूरत थी। जैसे ही उसे पैसे मिलते हैं, वह जॉनी को गोली मार देती है। वहां मौजूद फाल्कोन फैमिली के वफादार वर्कर्स को सारा पैसा बांट दिया जाता है और कहा जाता है कि यह उनकी मेहनत का पैसा है और अब वे उसके लिए काम करेंगे जहां उन्हें इज्जत और पैसे दोनों मिलेंगे। सोफिया अपने पिता की विरासत को वहीं दफना देती है और उस दिन से वह एक जिगांटे बन जाती है जो अपनी मां से प्रेरित होती है। और उस दिन के बाद से फाल्कोन फैमिली को जिगांटे फैमिली के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर सोफिया साल्वेटोर को ओसवाल्ड से बदला लेने का एक मौका देती है और उनसे दोस्ती कर लेती है। फिर हम देखते हैं कि ओसवाल्ड अपनी मां और विक्टर के साथ क्राउन सिटी में छुप जाते हैं। क्राउन सिटी विक्टर का घर था, जो एक गरीब शहर था। और तभी हमें विक्टर की बैक स्टोरी देखने को मिलती है, जहां विक्टर अपनी फैमिली को रिडलर के इवेंट्स में खो देता है। ऑसवल्ड सोफिया फाल्कन के ब्लिस ड्रग्स के मशरूम्स चुराने के बाद क्राउन सिटी की एक टनल को अपना नया ऑपरेशन बेस बना लेते हैं। यह वही टनल है जिसमें ऑसवर्ल्ड ने अपने भाइयों को मार दिया था। यह सुरंग पूरे शहर से जुड़ी हुई थी, जिससे उन्हें ड्रग्स की सप्लाई में आसानी होती थी। लेकिन उससे पहले ओसवाल्ड को अन्य ड्रग सप्लाई ग्रुप्स जैसे ट्राइड्स ऑन सुलिवन ब्रदर्स के साथ दोस्ती करनी पड़ी, ताकि ब्लिस ड्रग शहर के हर कोने तक पहुंच सके। इसके बाद हम देखते हैं कि ओसवाल्ड उन ग्रुप्स के साथ मीटिंग करते हैं और सभी ग्रुप्स उनके साथ हाथ मिला लेते हैं। इस बीच सल्वाटोर और सोफिया ओसवाल्ड के कमरे की तलाशी लेना शुरू करते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह अब कहां छिपा हुआ था। तलाशी के दौरान उन्हें ओसवाल्ड की गर्लफ्रेंड ईव कार्लो, जो क्लब 44 बिलो में काम करती थी, की एक तस्वीर ड्रॉअर में मिलती है। जब सोफिया ईव से मिलती है तो ईव शुरुआत में कुछ भी बताने से मना कर देती है। वो ओसवाल्ड के साथ अपने रिश्ते की वफादारी दिखाती है, लेकिन सोफिया अपने अतीत का एक ऐसा राज उजागर करती है जो ईव के लिए सब कुछ बदल देता है। सोफिया ईव को बताती है कि कैसे उनके दोस्तों का क्लब 44 बिलो में मर्डर हुआ था, जिसमें सोफिया के पिता और ओसवाल्ड शामिल थे। वह यह भी बताती है कि आर्खम भेजने के पीछे ओसवाल्ड का भी हाथ था, ताकि वह क्लब 44 बिलो का पूरा कंट्रोल ले सके। यह सुनने के बाद ईव के दिल में ओसवाल्ड के लिए शक और गुस्सा पैदा हो जाता है। गुस्से और दर्द के मिले जुले भावों के साथ ईव सोफिया को ओसवाल्ड की वर्तमान लोकेशन बता देती है। आगे हम देखते हैं कि सोफिया क्राउन सिटी पहुंचती हैं और विक्टर पर हमला कर देती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। फिर ओसवाल्ड की मां को किडनैप कर लेती हैं। आगे वीडियो में हम देखते हैं कि डॉक्टर जूलियन, जो अब उनके एडवाइजर हैं, बताते हैं कि उनकी भांजी जिया के साथ पुलिस पूछताछ कर रही थी और उन्हें डर था कि जिया सच्चाई बाहर ना निकाल दे। डॉक्टर जूलियन सोफिया से कहती है कि वह जिया को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन सोफिया मना कर देती है क्योंकि वह नहीं चाहती कि जिया उसकी तरह बने। इसके बजाय वह जूलियन को ओसवाल्ड की मां फ्रांसिस के दिमाग से ओसवाल्ड के राज पता करने को कहती है। एक्सपेरिमेंट के दौरान फ्रांसिस खुलासा करती है कि ओसवाल्ड ने ही अपने भाइयों को मारा था। इस सच से सोफिया को आगे ओसवाल्ड के खिलाफ अपनी चालों में मदद मिलने वाली है। सोफिया अपनी भांजी जिया से आखिरी मुलाकात करने ब्रूकसाइड चिल्ड्रन होम जाती हैं। वहां जिया को बताती हैं कि उनके परिवार उनके लायक नहीं थे और अब उन्हें एक नई जिंदगी देने के लिए एक नए घर भेजा जा रहा है, जहां उन्हें बेहतर भविष्य मिलेगा। ये बोलकर सोफिया रो पड़ती है। और दूसरी ओर जब ओसवाल्ड घर वापस आते हैं और विक्टर को बेहोश देखते हैं, तो वह तुरंत पूछते हैं कि उनकी मां कहाँ है। विक्टर उन्हें बताते हैं कि सोफिया ने उन पर हमला करने के बाद उनकी मां को उठा लिया है। जब सल्वाटोर वहां पहुंचते हैं तो ओसवाल्ड विक्टर को भागने को कहते हैं और मदद के लिए भेज देते हैं। ओसवाल्ड खुद सरेंडर करने का फैसला लेते हैं, लेकिन सल्वाटोर उन्हें देखकर अपना आपा खो देते हैं और उन्हें वहीं मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोफिया के आदमी उन्हें रोक लेते हैं। सल्वाटोर ओसवाल्ड को एक विकल्प देते हैं। अगर वह अपने नए बेस का लोकेशन बता देंगे तो शायद उनकी मां की जान बच सकती है। ओसवाल्ड सल्वाटोर को अपने बेस की लोकेशन बता देते हैं, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही योजना चल रही होती है। इसके बाद एक गन फाइट शुरू हो जाती है और तभी सल्वाटोर मारोनी की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है।
फिर ओसवाल्ड सोफिया को कॉल करके अपनी माँ के बदले में खुद को सरेंडर करने की बात करते हैं। सोफिया को पता था कि यह ओसवाल्ड की एक नई चाल थी। जैसे ही सोफिया और उनकी टीम वहां पहुंचती है, ओसवाल्ड उन पर हमला करने की तैयारी करते हैं। लेकिन सोफिया उनसे एक कदम आगे चल रही होती है। वह एक डमी कार भेज देती है जिसमें बम लगा होता है। जैसे ही ओसवाल्ड कार को खोलते हैं, वह बम देख लेते हैं और बम के फटने से पहले खुद को एक ऐसी जगह छिपा लेते हैं जो वही जगह थी जहां उन्होंने अपने भाइयों को मरने के लिए छोड़ दिया था। बम फटने के बाद पूरा बेस टूट जाता है। जब ओसवाल्ड भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी समय डिटेक्टिव मार्कस वाइज उन्हें पकड़कर सोफिया के पास ले जाते हैं। और तभी विक्टर, जो मदद लाने गए थे, वहां आकर यह दृश्य देखते हैं और घबरा जाते हैं। बाकी सभी ग्रुप डर कर वहां से भाग जाते हैं। विक्टर को पता चलता है कि सोफिया ने उनके बॉस को पकड़ लिया है। फिर हम देखते हैं कि ओसवाल्ड और उनकी मां को बांध दिया गया है। सोफिया चाहती थी कि ओसवाल्ड यह बात कबूल करें कि उन्होंने ही अपने भाइयों को मारा था। सोफिया का मकसद यह था कि ओसवाल्ड और उनकी मां के बीच नफरत पैदा हो जाए ताकि उनका दर्द और गहरा हो। ओसवाल्ड अपने भाइयों की मौत की बात मानने से इनकार कर देते हैं। इस पर सोफिया उनकी मां की उंगली काटने की धमकी देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने उनके भाई अल्बर्टो के साथ किया था। ओसवाल्ड फिर भी नहीं मानते। ये सीन ये बताता है कि ओसवाल्ड को अपनी मां के लिए असली भावनाएं नहीं हैं। वह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ओसवाल्ड की मां अपना कंट्रोल खो देती हैं और कह देती हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि ओसवाल्ड ने अपने भाइयों को मारा था और वह तब से उनसे नफरत करती आई है, केवल प्यार का दिखावा किया था। यह सुनकर ओसवाल्ड को गहरा दुख होता है और वह अपनी मां की परवाह में चिंतित हो जाता है। और फिर फ्रांसिस अचानक ओसवाल्ड पर हमला कर देती है और उसे राक्षस कहती है। वह कहती है कि उसे बचपन में ही रैक्स के हाथों मरवा देना चाहिए था। तभी फ्रांसिस को दिल का दौरा पड़ता है और वह बेहोश हो जाती है। और तभी ओसवाल्ड अपने गुस्से और दर्द को रोक नहीं पाता और अपने बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद एक गनफायर का दृश्य होता है जिसमें ओसवाल्ड अपनी मां को लेकर भाग निकलता है। इस दौरान वह डिटेक्टिव मार्कस को गोली मार देता है और अपनी मां को अस्पताल ले जाने के लिए कार से फरार हो जाता है। इस वक्त ओसवाल्ड का ध्यान केवल अपनी मां की जान बचाने पर होता है। अगले दृश्य में सोफिया सभी क्रिमिनल ग्रुप्स को एकत्रित करती है और एक ऑफर देती है। वह कहती है कि जो भी पहले ओसवाल्ड को पकड़ कर लाएगा, उसे पूरा बिजनेस दे दिया जाएगा और वह गोथम शहर छोड़ देगी। और तभी लिंकताई विक्टर को कॉल करके बताता है कि ओसवाल्ड पर इनाम रखा गया है। दूसरी तरफ ओसवाल्ड काउंसिलमैन हैडी से मिलता है और सोफिया को ब्लिस लैब विस्फोट और मारोनी की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराता है। वह कहता है कि अगर हैडी सोफिया फाल्कोन को गिरफ्तार करते हैं तो वह शहर का मसीहा बन जाएगा। और फिर हैडी मान जाता है और इस तरह ओसवाल्ड को गोथम सिटी काउंसिल में अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाता है। लिंक ओसवाल्ड को बाहर बुलाता है और चल रहे प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। ओसवाल्ड समझता है कि लिंक तैत्सई और बाकी लोग अपने बॉस के अधीन रहने की कठिनाई महसूस करते हैं। इसका फायदा उठाकर वह लिंक त्साई और उसके लोगों को अपने पक्ष में कर लेता है। ओसवाल्ड उन्हें उनके बॉस के खिलाफ खड़ा होने और सफाया करने का प्लान बताता है। मिस्टर जाओ सोफिया को कॉल करके बताते हैं कि ओसवाल्ड उनकी कस्टडी में है। सोफिया मिस्टर जाओ को गुडविल एयरपोर्ट पर बुलाती है। इस बीच सोफिया अपने परिवार की पुरानी विरासत और अपराधों का अंत करते हुए अपने घर को आग लगा देती है। जब सोफिया एयरपोर्ट पहुंचती है तो वहां उसे धोखा मिलता है। लिंक तेसाई, जो अब ओसवाल्ड के साथ मिल चुका है, मिस्टर झाओ को गोली मारकर खत्म कर देता है। और फिर ओसवाल्ड सोफिया को एक कार ड्राइव पर ले जाता है। रास्ते में वह अपनी विचारधारा सामने रखता है। वह कहता है कि उनके जैसे लोग सिर्फ अपने नीचे के लोगों को दबाना जानते हैं, जबकि उन्हें बस एक मौका चाहिए होता है कुछ बड़ा करने का। फिर ओसवाल्ड कार रोकता है और सोफिया को पीछे मुड़कर देखने के लिए कहता है। सोफिया को लगता है कि अब उसका अंत निकट है। तभी गोथम पुलिस आकर सोफिया को गिरफ्तार कर लेती है और उसे आर्खम असाइलम भेज दिया जाता है। आर्खम में जूलियन सोफिया को एक लेटर देते हैं जो उनकी सौतेली बहन सेलिना काइल से होता है। सेलिना काइल को हमने द बैटमैन मूवी में कैटवुमन के रूप में देखा था। ये लेटर बताता है कि सोफिया और सेलिना का रिश्ता गोथम में नई चुनौतियों का कारण बन सकता है। सोफिया का आर्कहम से बाहर निकलना अब सिर्फ समय की बात है। और फिर वो पल आता है जो हम सभी को चौंका देता है। जब ओसवाल्ड और विक अपनी जीत पर चर्चा करते हैं तो विक गलती से अपने जज्बात ओसवाल्ड से साझा कर देता है और कहता है कि वे दोनों परिवार जैसे हैं। लेकिन ओसवाल्ड इस गलती का फायदा उठाता है।
और वह सबसे ज्यादा ब्रूटल मर्डर करता है। और फिर वह विक का आईडी नदी में फेंक देता है और वॉलेट भी चुरा लेता है। ओसवाल्ड समझता है कि गोथम का क्राइम बॉस बनना कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है। विक का प्यार उसके लिए कमजोरी बन सकता था, जिसे उसके दुश्मन ताकत के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। इसीलिए ओसवाल्ड किसी के साथ अपनी शक्ति साझा नहीं करना चाहता, जैसे उसने अपनी माँ के प्यार को अपने भाइयों के साथ साझा करने से इनकार कर दिया था। विक्टर की कहानी एक ट्रेजेडी थी। उसने अपने परिवार को रिडलर के बाढ़ में खो दिया, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गोथम छोड़ने का मौका गंवा दिया और अपनी मौत के साथ एक साझेदारी को थाम लिया। विक्टर ने ओसवाल्ड की इंसानियत पर भरोसा किया था, लेकिन वह कभी उसके अंदर छिपे मॉन्स्टर को देख नहीं पाया। ओसवाल्ड अपनी कहानी को अपने सपनों के फैंसी अपार्टमेंट में खत्म करता है, जहां उसकी मां फ्रांसिस अंदर कैद है। दिल के दौरे के बाद फ्रांसिस पैरालाइसिस हो गई थी। अब वह सिर्फ उसका पालतू जानवर बनकर रह गई है, जैसे पिंजरे में बंद एक पक्षी। इसके अलावा ओसवाल्ड के पास उसकी गर्लफ्रेंड ईव भी है, जो उसकी मां की तरह दिखने के लिए उसकी मदद करती है। ईव उसे वही तारीफें देती है जो ओसवाल्ड को चाहिए होती हैं, बिल्कुल वैसी जैसी वह अपनी मां से चाहता था। सीरीज का अंत गोथम के आसमान में चमकते बैट सिग्नल से होता है, जो संकेत देता है कि डार्क नाइट अब पेंगुइन का सामना करने के लिए तैयार है। सो व्हाट्स नेक्स्ट? फिलहाल द पेंगुइन का भविष्य बेहद रोमांचक नजर आ रहा है। इस सीरीज के दूसरे सीजन की संभावना फैंस को उत्साहित कर रही है, लेकिन अभी सबकी नजरें द बैटमैन 2 पर टिकी हैं। द बैटमैन 2 में पेंगुइन खुद को गोथम सिटी के सबसे खतरनाक विलेन के रूप में स्थापित कर चुका होगा। यह सीक्वल गोथम की दुनिया को और ज्यादा डार्क और खतरनाक बना देगा और दर्शकों के लिए एक नए स्तर का सस्पेंस और एक्शन लेकर आएगा। और इसी के साथ मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।